गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और आशा करती हूँ कि आप सब बहू के भाषण से मायूस नहीं होंगे। मैं जीवन में हमेशा सोचती थी कि कुछ लोगों को ये लगता है कि सेलिब्रिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट बिबेक हैज़ जस्ट रिमाइंडेड मी दैट टू बी अ सीरियस पॉलिटिशियन it is one of the biggest liabilities you could carry on your shoulder. Though I'm grateful that he pointed out and said she's an exception, she's young. Well, the tragedy of playing the Saas and the Bahu was such, Vivek, that for the rest of my life I shall be known as a 60 plus lady, which comes in handy sometimes in politics, and many a times it's a stumbling block in my own social life. मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से विवेक जी ने बोलना शुरू किया तब से देख रही हूँ सब बड़े धीर गंभीर बैठे हैं। पॉलिटिक्स इतना भी खतरनाक नहीं है, इतना भी नीरस नहीं है कि आप सब अपनी मुस्कुराहट भूलकर इस मंच की ओर ताकें। तो सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं विकास का धन्यवाद देना चाहूँगी, सब टीम मेंबर्स जो हैं, शिल्पी कहाँ बैठे हैं बेचारी का आज उपवास है और फिर भी वो झेल रही है मेरे भाषण को। आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज एक अनोखे माध्यम के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन फॉर अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, फॉर अ पॉलिटिकल इंटरैक्शन, हम लोग एक दूसरे को खत लिखते, फ़ोन करते और आमंत्रित करते कि भाई एक कार्यक्रम हो रहा है, आप आएंगे। लेकिन आज इस बदलते भारत में ये बदलता यूथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकत्रित करता है सिर्फ एक परिचर्चा के लिए। इसलिए इस अनोखे अंदाज के लिए विकास, आपकी पूरी टीम को सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं एक्चुअली 3-4 विषयों के ऊपर आप सबका ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ, एंड आई होप दैट इट्स ओके इफ आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश। इज दैट फाइन? যদি কেউ এখানে বাংলা বলতে পারে વિવેકકે છેલ્લે अच्छा, અને ગુજરાતીમાં કોણ વાત કરી શકે છે? મરાઠીमध्ये कोणाला बोलायचं आहे? अरे नॉट बॅड, and that's my limitation. Why I say this is because a few days ago I was at the Eisenhower Fellowship panel debate, and a gentleman got up right towards the end of that panel discussion and asked, well, you never spoke about the various languages, the varied culture of India and how that impacts governance, which in itself was a very interesting question. Why I thought it was interesting is that there was an implied impression that if you do not give importance to the regional aspirations, that means that you're not talking about real politics. Similarly, the impression which was created by Bibek this evening was that politics in this nation is being run only by those who are young only in name, but actually quite old in their approach. And this is the first thing that I'd like to address this evening. विवेक ने एक सवाल किया आप सबसे कि कितने साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं राजनीति में, कितना आप लंबा समय बिता सकते हैं राजनीति में, और उस सफ़र में फिर आप के योगदान को कितना महत्व मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न आज नौजवान करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि जब वो 20-25 साल का होता है उसे लगता है कि भाई कॉलेज से पढ़ाई करके निकलेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद अगर किस्मत हुई, किसी का साथ हुआ, तो हम राजनीति में भी आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ऐसी एक कल्पना है देश में, और बहुत कम लोगों के सामने ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स, youngsters who start out their own careers also simultaneously start contributing to a political organization. My journey has been one such journey. सास बहू की बात कर रहे थे तो दिन में सास बहू का सीरियल के काम पे भी हमारा ध्यान होता था, और साथ में कहीं एजिटेशन होता था, कहीं पार्टी का कार्यक्रम होता था, तो वहाँ पर भी हमारी उपस्थिति रहती थी। उसके पीछे ध्येय सिर्फ एक था। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम सुना है? अच्छा, सुना है, वेरी गुड। यशवंतराव केलकर जी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यशवंतराव केलकर जी कहा करते थे, और उनकी बहुत एक सुंदर सी किताब है जिसमें उन्होंने कहा, डोंट जॉइन पॉलिटिक्स बिकॉज यू हैव नथिंग बेटर टू डू, बिकम अ प्रोफेशनल, फॉलो योर ड्रीम्स इन अ पर्टिकुलर करियर इन अ फील्ड, गेट टू द टॉप ऑफ द गेम देयर. And if you give that success up and then contribute to the polity of your nation, then you will cherish every moment
in your political journey, because you will realize what all you sacrificed in terms of success, just so that you can be a part of change, just so that you can be an active participant in democracy. Hamji? You also said that you also learned leadership by that because you pursued a dream. Totally agree. And I think following that particular way of enhancing leadership, many of us have been lucky to be working professionals and also political activists. So my request today is, if any one of you can exchange notes on what Yashwantrao Kelkar spoke or thought about youth's participation in politics, I think that will be an eye-opener, or for many people it will be a huge support morally as to what is to be done in your journey in this political field. अब कई बार ये मानना जाता है कि राजनीति में वो नौजवान आगे आते हैं जिनके पास एक पॉलिटिकल बेस अथवा पॉलिटिकल परिवार का सहारा रहता है. और आज क्योंकि यूथ और गवर्नेंस की बात हो रही है और विवेक ने कहा है कि कितना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हाउ गवर्नेंस कैन एक्चुअली फैसिलिटेट यूथ इनटू पोजीशंस ऑफ पावर. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ giving my MP-LAT grants to a district called आनंद. आनंद का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा. वहाँ पर अमूल जी, अमूल क्या वहाँ पे मुख्यालय है जहाँ पर से ये पूरा वाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसका केंद्र है आनंद. आनंद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको देखकर मैं काफ़ी खुश हुई, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट एक अपने आप में अनोखा उदाहरण है कि कैसे गुड गवर्नेंस कैन फैसिलिटेट यूथ इन पॉलिटिक्स. गुजरात का ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है यूथ आजकल का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहता है, वो रेटोरिक पर विश्वास अब नहीं करता. गुजरात में हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका नाम था समरस ग्राम पंचायत, विच सेड दैट इफ अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड थ्रू कंसेंसस, without friction in the community, without any fights in the community, then such a gram panchayat will be called a Samras Gram Panchayat and additional grants will be given. This initiative was undertaken so that animosity during elections can be reduced. It was extremely successful. And then Narendra Bhai said, why don't we go a step further? Why don't we say that if women are elected through consensus in the Samras Gram Panchayat, then they will be given an additional grant. Many people said कि क्या एक गांव में कंसेंसस के माध्यम से महिला को पंचायत में चुना जा सकता है? नरेंद्र भाई ने कहा कि आप विश्वास तो कीजिए, लोग बदलाव चाहते हैं, हमें उस बदलाव को फैसिलिटेट करना है. आनंद में सिसवा नाम का एक गांव है और सिसवा में ग्रेजुएट यंग गर्ल्स जो शायद कभी सपना नहीं देखती थी कि वो राजनीति का हिस्सा बनेगी, एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे बैठे. उन्होंने निर्णय किया कि महिला समरस ग्राम पंचायत तो होती है, क्यों ना हमारे गांव की पढ़ी लिखी शिक्षित यंग लड़कियों को हम पंचायत का सदस्य बनाए, सरपंच बनाए. एंड एन ऑल गर्ल्स ग्रेजुएट गर्ल्स पंचायत वॉज इलेक्टेड इन सिसवा आनंद थ्रू कंसेंसस. हम सोशल चेंज की बात करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि पॉलिसी से समाज में बदलाव नहीं आता, लेकिन हमने प्रत्यक्ष बदलाव सिसवा में देखा. जब परिवार में बड़े, पिता, भाई, आसपास के लोग, पड़ोसी, सब ने मिलकर कहा कि ये बेटी है, पढ़ी लिखी है, गांव के बारे में कुछ करना चाहती है, सरकार की एक फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, हम उसका सहारा लेकर इस बेटी को सरपंच बनाएंगे. तो मैंने गुड गवर्नेंस को यूथ इन पॉलिटिक्स में फैसिलिटेट करते देखा है. देश भर में पंचायत की जब बात होती है तो गुजरात का एक एक कार्यकर्ता फख्र से कहता है कि भारत सरकार को भी मानना पड़ा कि देश की सबसे अच्छी पंचायत गुजरात में पुंसरी नाम की गांव में चलती है. और उसके जो मुखिया हैं वो एक अंडर 40 यंग ब्राइट मैन है जिन्होंने सरकारी ग्रांट्स को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर अपने गांव में विकास के काम किए. एंड व्हेन आई सी दिस यंग मैन, I feel, Vivek, that the youth is being strengthened in the very grassroots of our democracy. Well, I happen to be, by default, one of the youngest women ever to be elected in the history of Indian Rajya Sabha. And I represent Gujarat.
In Surat, we have an MLA called Harsh, who's under 30 years old. So there are many examples where talent, where hard work has been supported through the organization, through the government, to come forth and to participate in democracy. विवेक ने कई ऐसे मुख्य विषय निकाले कि एक सरकार को करना क्या चाहिए. सबसे प्रमुख विषय और विशेषता क्योंकि दिल्ली है, सबसे प्रमुख विषय जो विवेक ने कहा वो कहा कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर. आज माहौल दिल्ली में कुछ ऐसा है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि जब पार्लियामेंट का सत्र होता है, मैं इस शहर में पली बड़ी हूँ, पार्लियामेंट का जब सत्र हुआ तो पिछले सत्र में बिल्कुल एक इच्छा सी जागी कि ये तो मेरा शहर है. इस शहर में शाम को गली में जब सब घर लौटते थे तो भोजन के बाद माता पिता सैर करते थे, गली में सब दोस्त इकट्ठे होते थे, बड़े कहानियाँ सुनाते थे. ऐसा माहौल आप में से जितने लोगों ने दिल्ली में देखा है शायद वो मेरी इस बात से कनेक्ट होते हैं. मेरी इच्छा हुई एक शाम मैंने अपनी जो महिला सांसद हैं अन्य प्रदेशों से, अन्य पार्टियों से, उनसे कहा कि सैर पर चले सड़क पर. सिर्फ इतना कहा. शाम के 7 बजे थे और महिला सांसदों ने पलटकर कहा, पागल हो क्या स्मृति, बाहर इट्स नॉट सेफ. नाउ इमेजिन विवेक, अ वुमन MP is telling me she is not safe. That is the condition, that is the atmosphere, that is the environment women are living in this city. Now, in the past 2 years as a member of parliament, I remember distinctly, in November 2011, I was elected in August 2011. In November 2011, I asked the government of India one question. मैंने कहा कि हम रोज़मर्रा अखबार में सुर्खियों में पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी बेटी का बलात्कार हुआ, ये भी पढ़ते हैं कि कैसे गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस में रोहतक का एक केस सबके सामने आया कि लड़कियों का शोषण हो रहा है. मैंने भारत सरकार से एक ही प्रश्न करा. मैंने कहा कि आपके पास क्या डेटा है कि आप कितनी ऐसी एजेंसीज को फंड कर रहे हैं और उन एजेंसीज में जो महिलाएं रह रही हैं उनका इस वक्त क्या हाल है, ऐसे कितने केसेस वहाँ हुए हैं, और अगर आपके ध्यान में ऐसे केसेस आए हैं तो आपने रेमेडी क्या प्रोवाइड की है. नवंबर 2013 होने को आया है. मुझे 2011 में कहा गया था इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ दिनों में दे देंगे. 2 साल होने को आए, आज तक जवाब नहीं आए. क्यों? क्योंकि सरकार को वाकई में चिंता नहीं है. ये जो रेटोरिक होता है कि महिला की सुरक्षा में हम सबको रुचि है, ये रेटोरिक अपने आप में टीवी की सुर्खियों में बहुत सुंदर सुनाई देता है. जब दिल्ली की मुख्यमंत्री जाकर किसी टीवी स्टूडियो में रोती हैं कि मेरी अपनी बेटी बहुत इनसिक्योर है, तब कई लोगों का दिल पसीज जाता है. लेकिन फ़र्क ये है कि मुख्यमंत्री का परिवार, पॉलिटिशियन का परिवार सिक्योर एरिया में घूमता है. गायत्री की तरह JNU में रात को जब बत्ती नहीं होती, अकेली चलती है जब सड़क पे, तो उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता. ये सवाल, ये विषय आज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आज का नौजवान कहता है, डोंट गिव मी रेटोरिक, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग ऑन द ग्राउंड. The generation today says that I will not ask for accountability once in every 5 years. चुनाव आया, चुनाव में भाषण से पहले मैंने पॉलिटिशियन से सवाल किया और 5 साल बाद फिर पॉलिटिशियन को देखा. आज का नौजवान कहता है कि मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ऐसे मंच हैं और ऐसे मंचों के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछूंगा सवाल जो सत्ता में है कि तुम हर विषय पर क्या जवाब देते हो, क्या अकाउंटेबिलिटी है तुम्हारी. और शायद इसी वजह से आज एक भूकंप सा आया है भारत की राजनीति में कि एक तरफ एक ऐसे शहजादे हैं जो कहते हैं कि था, करेंगे, देखेंगे, हाँ हैं वही शहजादे ही हैं. भाई साहब वो जुपिटर वेलोसिटी वाला तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन but how do you know he's listening? I'm sure he's got a earplug handy. Somebody did ask me this morning coincidentally, आपको क्या लगता है राहुल गांधी कुछ तो ठीक कर रहा होगा? पत्रकार, उसकी मजबूरी है, किसी ने कहा होगा कुछ तो निकलवाओ किसी के मुंह से. मैंने पलट के कहा नहीं भाई साहब,
एक चीज़ तो अच्छा कर रहा है। तो पत्रकार ने कहा, अरे वाह वाह, स्मृति ईरानी कॉम्प्लीमेंट देने वाली। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा राहुल जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पक्ष में ज़्यादा जनता हो रही है, ये अच्छा काम वो कर रहे हैं। Vivek spoke about people don't want scraps to be thrown at them. एक साधारण हिंदुस्तानी अपने आप में इतना स्वाभिमानी है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना दृढ़ है कि वो खैरात नहीं मांगता। साधारण हिंदुस्तानी कहता है कि मैं अपनी 2 हाथों की मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा सकता हूं, आप बस उस विषय में आड़े मत आना। और सरकार से भी साधारण हिंदुस्तानी की यही अपेक्षा है। विवेक स्पोक अबाउट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट। इनेबलिंग एनवायरमेंट का प्रत्यक्ष रूप मैंने गुजरात में देखा है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मिशन मंगलम। Vivek very rightfully said that the private sector cannot be everywhere, cannot take the responsibility of running a business and bringing about social change. But well, we found the middle path. Through Mission Mangalam, for the first time, Narendra Bhai said that if the private sector is giving job work, why not give it through women's self-help groups so that we can stop migration of labor from rural to urban Gujarat. And through Sakhi Mandals, we had 30 lakh women employed and 1700 crore worth of business done. And the beauty of it was, these women, जिन्होंने घर बैठकर मिशन मंगलम के माध्यम से 2 वक्त की रोटी कमाई, इनकी पहली प्राथमिकता क्या थी? मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए मुझे थोड़ा पैसा बचाना है। विवेक ने आज बात की बिजली, सड़क, पानी की। ये रोजमर्रा की ज़रूरत है, लेकिन ये भी एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने में सहायक हो सकता है। ये भी गुड गवर्नेंस का एक माध्यम हो सकता है, सोशल चेंज का माध्यम हो सकता है। इसके भी उदाहरण हैं। पानी की बात करते हैं। आज गुजरात में 18,000 से ज़्यादा पानी की समितियां हैं। हर गांव में एक पानी समिति फिल्टर्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ऐसी पानी समितियों में से 38% समितियां आर ऑल एक्सक्लूसिवली रन बाय विमेन। इमेजिन, जो महिला जन्म देती है, जीवन दान देती है, वही पानी के माध्यम से भी गांव में जिंदगी देती है। ये कल्पना हमने गुजरात में देखी है। विवेक ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे स्कूल में भी फायदा होता है। आज हम गर्व से कहते हैं कि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 24 घंटे बिजली है। लेकिन उस बिजली का फायदा क्या है? आज गर्व से गुजरात में कहा जाता है कि गुजरात में हर सेकेंडरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर लैब है, एक बड़ा सा LCD का टीवी है, ताकि गरीब का बच्चा भी जब सरकारी स्कूल में जाए तो उसे इस बात का रंज ना हो कि ये सुविधा सिर्फ प्राइवेट स्कूल में है, मुझ जैसे गरीब बच्चे का जो स्कूल है उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ये फंक्शनल लैब तभी संभव है क्योंकि गुजरात में 24 घंटे बिजली है। लेकिन एजुकेशन मात्र क्या पॉलिसी के अनाउंसमेंट से मिलती है? आप लोगों ने कई बार गुजरात के एजुकेशन वाले विषय के ऊपर, मैंने देखा है ट्विटर पे बहुत ज़ोरदार चर्चा होती है, लेकिन मैंने उसका एक प्रत्यक्ष जीवित उदाहरण देखा है। हर साल आप सबको मालूम है कि गुजरात में प्रवेश उत्सव मनाया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, कन्या केलवनी मनाई जाती है, जिसमें 3 दिन तक सरकारी महकमे के हर अफसर को, हर MP को, हर MLA को, मुख्यमंत्री को भी, जो पहला दिन होता है बच्चे का, उसमें हम बच्चे का हाथ थामकर उसे स्कूल में खुद ले जाते हैं, उसको एडमिट करते हैं और उस माता पिता को, उस परिवार को ये संदेश देते हैं कि तुम्हारे बच्चे की एजुकेशन में हमने अपना समय भी इन्वेस्ट किया है, ये सिर्फ सरकारी पैसा नहीं है। लेकिन सिर्फ बच्चे को एक दिन भर्ती करने से हमारी इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होती। हमने वहाँ पर गुणोत्सव के माध्यम से 6 महीने बाद स्कूल में जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, माता पिता होते हैं, उनके साथ जाते हैं बच्चों के बीच में इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चे ने 6 महीने जो पढ़ा क्या उसे समझा,
और इवैल्यूएट करने के बाद रिपोर्ट बनती है बाकायदा, स्कूल्स को हम ग्रेड कर पाते हैं ताकि अगले एकेडमिक ईयर में हमें पता होता है कि किस स्कूल में क्या कमजोरी है, वहाँ पर क्या और सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं हम, टीचर्स को किस तरह से हम रीट्रेन कर सकते हैं। ये सारा जो एक सिस्टम है उसका परिणाम क्या हुआ, देश में राष्ट्रीय स्तर पे आज ड्रॉप आउट लेवल 27% है, गुजरात में 2% से कम है। विवेक आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। एनएसएसओ का जो लेटेस्ट राउंड अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, हम सबका सपना है ना कि नौजवान पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत आज ये है कि ग्रामीण भारत में सिर्फ 6% नौजवान ही ग्रेजुएट होता है। शहरी भारत में 22% नौजवान ही ग्रेजुएट होता है। Vivek, we have a huge challenge on our hands. Imagine only 6% of rural India is a graduate when it comes to the youth of this country. 2015 तक, 14 का चुनाव है, 15 तक कुछ लोगों का ये मानना है 90 million more workers will join the workforce. In a nation where economic activity, industrial activity is slumping, the challenge for India is not only in 2020 or 30, the challenge is not even 2 years away. Today, out of our entire workforce, 34% of the youth is either underemployed or unemployed. Now add 90 million workers more to that number. That is where our concern stems from. मैं 2-3 दिन पहले नंदन नीलकनी के साथ एक डिबेट में थी आइजनहावर फेलोशिप वाले में, और मैंने देखा कि वहाँ पर अक्सर कांग्रेस का एक रुख है कि हमने अधिकार दे दिया, सूचना का अधिकार दे दिया, खाने का अधिकार दे दिया, ज़मीन का अधिकार दे दिया। हाँ भैया, लेकिन मैंने वही कहा, mere pronouncement of rights is not ensuring roti. That is a problem. Today, I'll give you a very small example. I live in Mumbai, and in Mumbai, I have recounted this issue many a times because for me it is horrifying that the nation's financial capital also has this stark reality. In Mumbai, a minority lady, pregnant, ready to give birth in a place called Borivali. How many of you have heard of it? In Borivali, this lady goes to a hospital and says, I need to give birth and I need to be admitted. The hospital turns her away. Why? Because she cannot afford the treatment, the bill. She pleads because her husband is away at office and she can't get through to him. They refuse to admit her. She tries to run to the other side of Borivali so that she can find some hospital to get admitted into. And while she is crossing the railway track, she gives birth to the child there, and the child dies. This is a so-called Bombay. दूसरी तरफ गुजरात में चिरंजीवी योजना के माध्यम से अगर एक गरीब महिला बड़े से बड़े अस्पताल में भी जाए प्रसूति की पीड़ा के साथ, तो उस अस्पताल में इतनी हिम्मत नहीं है कि औरत के चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दे, क्योंकि अस्पताल जानता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। Today we have over 12 lakh assisted deliveries where women have been empowered to look after their health rather than worry about the bill. But when I look at the Indian context, I dread to see that 57% of Indians end up taking a huge debt on their heads because they have hospital bills to pay. 39 million Indians in our country are pushed into debt because hospitalization is extremely expensive. मुझे याद है जब इस कार्यक्रम के लिए मैंने विकास के साथ चर्चा की, तो मैंने विकास से चर्चा करते करते गोरखपुर का एक वाकया याद दिलाया। मैं आज से 2 साल पहले गोरखपुर गई तब देखा कि वहाँ पे एन्सेफेलाइटिस की वजह से कई बच्चे बीमार बेड पर पड़े हुए थे। सबके माता पिता से मैं मिली और मुझसे कहा गया कि इस वक्त हेड काउंट करीबन पूरे अस्पताल में 500 लोगों का है। एक माँ के साथ बैठकर मैंने पूछा कि कितना मुश्किल होता होगा। उसने कहा ये तो यहाँ पहुँच गया है, गाँव में इससे ज़्यादा पड़े हुए हैं।
वहाँ का हेल्थ जो सेंटर है वो चलता नहीं है, हमारे पास पैसा था इसलिए शहर तक आ गए। मैंने विकास से कहा कितना अद्भुत है ना, 2 साल पहले मैंने 1000 की संख्या सुनी जिसमें से 500 को मैंने प्रत्यक्ष देखा। हर साल ये न्यूज़ आप गूगल करके देखिए, हर साल न्यूज़ आती है कि गोरखपुर के उस इलाके में एंसेफेलाइटिस की वजह से बच्चे मर रहे हैं। इसका मतलब पिछले 5 साल में 1000 की संख्या भी पकड़े तो कितने बच्चे मरे? वहीं से हैं आप। हम लोग हर रोज़ अपने बच्चों को इस तरह से मरने देते हैं, देखते हैं प्रत्यक्ष इसको, और हमारी सरकार उन्हें मरने देती है और कोई प्रिवेंटिव मेजर करती नहीं है। और फिर शहजादे दिल्ली में आके रोल अप करते हैं स्वीप और कहते हैं नॉनसेंस। मेरा आक्रोश इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है एक सामान्य हिंदुस्तानी किसी को भी मुसीबत में देखकर उसका पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये होता है कि मैं उसकी मदद करूं। और मैं सोचती हूँ कि ये कैसे लोग हैं भारत की सरकार में जो लोगों को मरते देखते हैं और उनकी मदद नहीं करते। आज जब विवेक इस रूम में आए तब मैंने विवेक का परिचय, यहाँ पर एक महिला बैठी है राकेश, पता नहीं आप में से कितने लोग राकेश को जानते हैं। राकेश खड़ी हो जाओ। राकेश पुत्रवधू है राजबाला की। राजबाला याद है? राकेश पुत्रवधू है राजबाला जी की। मुझे याद है जब राजबाला जी पर पुलिस की लाठियों से अटैक हुआ था तब ये एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी सास के लिए, अपनी माँ के लिए मदद की गुहार लगाते हुए भाग रही थी। और मैंने राकेश से कहा कि तुम ये सब कर रही हो लेकिन कहीं जाकर हमें बताना तो चाहिए कि इन्वेस्टिगेट तो हो साथ में। राकेश ने कहा दीदी कुछ भी करें, इन्वेस्टिगेशन होने के लिए पहले एक पत्र लिखना होगा। मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, हम लोग लिख लेते हैं पत्र। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 5 मिनट की दूरी पर था अस्पताल से। वहाँ पर मैंने पत्र लिखकर कहा कम से कम एक बार ये औरत मौत की कगार पर है, आकर पूछ तो जाइए कि किसने इसे मौत के घाट पर उतारने की कोशिश की। राजबाला जी मर गई लेकिन कमीशन से किसी ने आकर उनकी खबर नहीं ली अस्पताल में। 5 मिनट का फासला था। उसके बाद भारत सरकार ने आकर राकेश से कहा अच्छा माताजी का देहांत हो गया है, हमारी तरफ से ले लो 10 लाख का चेक। मैं आज राकेश को यहाँ पे सलाम करती हूँ, उसने 10 लाख का चेक वापस कर दिया और कहा नहीं चाहिए पैसा। ये विषय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सफलता सबको दिखती है, संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। आज नरेंद्र मोदी के डंके देश के हर कोने में बजते हैं, सब कहते हैं अरे वाह क्या मुख्यमंत्री है। लेकिन नरेंद्र भाई ने एक बार मुझसे कहा कि बेटा किसी ने पूछा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब गुजरात की क्या हालत थी? गुजरात का उस वक्त प्रत्यक्ष क्या हाल था उसका एक अंश आज आपके सामने रखती हूँ। 1998 में गुजरात में एक साइक्लोन आया जिसमें 1700 लोग मर गए थे, 1800 करोड़ का हमें नुकसान हुआ था। 200 साल का शायद सबसे वर्स्ट ड्राउट जो है वो गुजरात में आया। 2.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए थे 9,500 विलेजेस में, 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। 70 लाख प्लस हमारा लाइफ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया था। हमारा ग्रेन प्रोडक्शन 30% कम हो गया था। हमारा जो क्रॉप एरिया है उसमें जो घटा हुआ 4.2 लाख हेक्टेयर जैसा क्रॉप एरिया घट गया था हमारा। उसके बाद कच्छ में भूकंप आया 2001 में। उस भूकंप की वजह से हमारा स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इट वेंट डाउन बाय 20 बिलियन रुपीज। द डिस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज 95 बिलियन रुपीज एंड आवर रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज ओवर 105 बिलियन रुपीज। You forgot plague. So I have a long list. 96 plague. I have a long list. I am coming up to 2001. And why I'm specifically coming up to 2001 is because those who remember the Uttarakhand tragedy know that it takes an exceptional administrator to say, fine, we have been presented these challenges by nature, but we shall collectively respond to it through governance, through people, and ensure that Gujarat is resurrected like the phoenix was.
वर्ल्ड बैंक ने कहा 7 साल तक गुजरात की स्थिति सुधरेगी नहीं। हमने 2 साल पर अपने आप को पैरों पर खड़े होकर भारत को ये साबित कर दिया। कई लोग जो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा पीआर एक्सरसाइज है नरेंद्र मोदी का, वाहवाही लूटने का कि वाह कितना बढ़िया काम किया है, उनका ध्यान मैं आकृष्ट करती हूँ। सब सद्भावना, याद है आपको उपवास? सब सद्भावना की न्यूज़ की हेडलाइंस में, डिबेट्स में इतना मंत्रमुग्ध थे, उसका जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है विवेक, वो बहुत कम लोगों ने देखा। While he went to all the districts in Gujarat, he went on stage and he said, I am here to spend the day doing upvas for Sadbhavna. But everybody who comes to meet me, if you can just donate good chana, something which is nutritional in value, to the school next to you, especially for poor kids, then I think that this mission of mine will be successful. And at the end of it, when we were at Ambaji, we were happy to note that citizens voluntarily donated 7 crores worth of nutritional food, not to government, but directly to poor kids who needed it. इसका मतलब ये कि आम हिंदुस्तानी खैरात नहीं चाहता, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक फैसिलिटेटर चाहता है। वो फैसिलिटेटर लोगों को नरेंद्र भाई के रूप में दिख रहे हैं। और मेरी आशा ये है, मेरी उम्मीद ये है, मेरी प्रार्थना ये है आज कि सिंपोजियम के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हमने क्या किया उसका ब्यौरा तो आज मैंने दे दिया, लेकिन आगे कितनी संभावनाएं हैं हमारे लिए, आपके लिए, भारत के लिए, वो संभावनाएं तभी पूर्ण होंगी जब आप 2014 में घर से बाहर आएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। तो आई होप आज की ये चेतना आपको प्रेरित करेगी। दिस इज योर डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल। किसी ने मुझसे कहा था, एक वोट से क्या होता है भैया? दबाएंगे और दबाएंगे भी। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ से नहीं दूंगी, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि एक वोट से क्या होगा। ये मेरा सौभाग्य था कि राजस्थान के पिछले चुनाव में मैंने नाथद्वारा नामक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया और नाथद्वारा में सीपी जोशी को हमने 1 वोट से हराया। तो हर एक वोट की कीमत होती है। आज यही आपके बीच में कहने आई हूँ। देश आपका है, लोकतंत्र आपका है, और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार एक साधारण से परिवार में, गांव में पैदा हुआ व्यक्ति जिसने अपने टैलेंट और हार्डवर्क के माध्यम से गुजरात में मेहनत करके अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं, आज उस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं जानती हूँ कि नरेंद्र भाई की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, उनके संगठन कौशल के बारे में बहुत चर्चा होती है। एक पर्सनल एनेक्डोट आपको बताना चाहूँगी। मैनी पीपल आस्क कि ये नरेंद्र भाई के जो टीम के लोग हैं, ये जो इनके सोशल मीडिया के सेना है, वो नरेंद्र मोदी के बारे में इतना टची क्यों है? एक गलत शब्द कह दो तो सब भड़क जाते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। मुझे याद है जगन्नाथ यात्रा जो अहमदाबाद में होती है, उसका जो अंतिम दिन था, उस दिन मैं, मेरा परिवार वहाँ पर पूजा करने गया था। और जो मंदिर के मुखिया हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि स्मृति, जब नरेंद्र भाई एक साधारण प्रचारक थे तब मंदिर के एक छोटे से कमरे में रहते थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। और जब उनसे लोग मिलने आते हैं, विवेक, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई वॉज शॉक्ड बाय द जर्नी ऑफ दैट मैन। ही सेड जब उनके पास पैसा नहीं था और लोग मिलने आते थे, तो हमारे यहाँ तो प्रथा है अतिथि देवो भव। नरेंद्र भाई कहते हैं हम मिलने आए हैं तो कुछ खिलाना तो पड़ेगा। जेब में पैसा नहीं था तो बाहर गादी पर महंत जी बैठा करते थे, जो गरीबों में खाना बांटा करते थे। जिसको भूख लगी होती थी उसे मंदिर की गादी से महंत जी खाना बांटते थे। तो जब भी कोई मेहमान आता तो नरेंद्र भाई उस लाइन में खड़े होते और महंत बोलता, आज मेहमान आया है। और नरेंद्र भाई मुस्कुराते और महंत जी कहते, कितने? तो जितनी संख्या होती, नरेंद्र भाई कहते। और महंत जी कहते कि बांध के दे दो इसको खाना। मुझे मंदिर के उस मुखिया ने कहा, 1-2 बार ऐसा भी हुआ
कि 4 लोगों का खाना बांधने के बाद नरेंद्र भाई वहाँ से हिले नहीं, लाइन में खड़े रहे। तो महंत जी ने कहा, यार 4 लोगों का खाना दे दिया, अब तो जा। तो नरेंद्र भाई ने कहा कि खाने के साथ साथ चाय भी पीनी है, थोड़ा दूध भी लेगा। सोचिए आप, आज वही नरेंद्र मोदी उसी जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर। ये प्रभु की लीला है, ये कार्यकर्ताओं का साथ है और ये जनता का आशीर्वाद है। मैं इच्छुक हूँ कि जनता का आशीर्वाद, आप सबका साथ, बिल्कुल प्रभु का आशीर्वाद बोला है तो सारे इनकम्पस हो गए उसमें। आप सबका साथ और आशीर्वाद यूं ही बना रहे, ताकि देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की हमारी जो कल्पना है, उस कल्पना को, उस सपने को हम साकार कर सकें। आज यही निवेदन लेके आप सबके बीच में आई हूँ। एक बार फिर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।